हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पूछा जा रहा है अभ्यम ऐप के बारे में। आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, ये किस चीज से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन में पूछ रहे हैं क्या ये एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। सेकंड में पूछ रहे हैं क्या ये विमेन सेफ्टी से रिलेटेड है, या ये ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन से रिलेटेड है, या फिर आपके चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपने जरूर इस ऐप के बारे में सुना होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है विमेन सेफ्टी। जो आपकी अभ्यम ऐप है ये रिसेंटली ही लॉन्च की गई है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। और इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है कि वो विमेन और चिल्ड्रन की हेल्प कर सकें जो कि टैक्सीज और ऑटो रिक्शास में ट्रैवल करते हैं। अगर उन्हें किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो एक तरीके से ये अलार्म रेज करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। सो टू स्टार्ट विद, इसे इनिशियली 1000 ऑटो रिक्शास जो कि इक्विप्ड हैं विद IoT एनेबल्ड जीपीएस डिवाइसेस, उसमें शुरू किया जाएगा विशाखापट्टनम सिटी में। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने टारगेट रखा है February 1 के लिए कि अप्रोक्सीमेटली 5000 व्हीकल्स इसके साथ अटैच किए जाएंगे। नवंबर 21 के लिए रखा गया है 1 लाख का। अब देखना है किस तरीके से ये अपने टारगेट्स पूरा करता है। तो जब ये ऐप लॉन्च की तो उस टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने ये बताया कि काफी प्रायोरिटी पे रखते हैं वो सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, और उसी के चलते आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग आउट अ लेजिस्लेशन दिशा बिल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तो इसके चलते जो आपके दिशा पुलिस स्टेशन हैं वो सेट किए गए हैं और काफी स्टेप्स लिए गए हैं ताकि स्पेशल कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट की जा सके, डेडिकेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पोस्टिंग की जा सके टू इंश्योर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ अटैक ऑन वुमेन। ठीक है जी। इसी दिशा बिल के चलते विमेन पुलिस कांस्टेबल्स भी अटैच किए गए हैं हर एक विलेज और हर एक वार्ड के साथ, ताकि वो हेल्प कर सकें अगर किसी महिला को किसी चीज की जरूरत हो। बेसिकली इसमें एक अलर्ट जाएगा पुलिस को। ठीक है जी। इस ऐप के थ्रू से एक पैनिक बटन होगा जिसको प्रेस करने से पुलिस को अलर्ट जाएगा कि आपको हेल्प की जरूरत है। ठीक है जी। दिशा ऐप जो पुलिस हैंडल कर रही है उसकी हेल्प से वो ट्रैक कर पाएंगे कि कहाँ उन्हें पहुंचना है, किस वीमेन या बच्चे की उन्हें हेल्प करनी है। ठीक है जी। तो इसमें पैसेंजर्स जो होंगे उन्हें QR कोड स्कैन करना पड़ेगा जो कि व्हीकल्स पे डिस्प्लेड होगा ताकि जो उनकी ट्रैकिंग है वो इजी हो सके। सो बेसिक सा आइडिया था आपका अभ्यम ऐप से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है आपके पोषण अभियान के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि 2018 में लॉन्च किया गया था। बेसिक्स ऑब्जेक्टिव्स का यही था कि वो न्यूट्रिशनल आउटकम्स को इंप्रूव कर सकें फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है दैट इट इज बैक्ड बाय नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी जो कि प्रिपेयर की गई है नीति आयोग द्वारा। ठीक है जी। तो पोषण अभियान काफी बार डिस्कस हो चुका है, आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो आपका जो ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, पोषण अभियान, तो बेसिकली जैसे हमने स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका किसमें नीति आयोग द्वारा नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी तैयार की गई है जिसका गोल है कि कुपोषण मुक्त भारत। ठीक है जी। ये माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया का जो गोल है अचीव करना है 2022 तक। रिसेंटली ही नीति आयोग ने इससे रिलेटेड जो इनकी थर्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की वो रिलीज की है। तो यहाँ आप डेटा में देख सकते हैं जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अकॉर्डिंग 38.4% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज वर स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब क्या हुआ कि लो हाइट फॉर एज, कि उनकी हाइट काफी ज्यादा कम है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। ठीक है। जो 21% ऑफ देम वर वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब क्या हुआ कि लो वेट फॉर हाइट, कि जितनी उनकी हाइट है उस हिसाब से उनका वेट बहुत ही कम है, मतलब अंडर वेट है। ठीक है जी। तो बेसिक सा डेटा यहाँ प्रोवाइड किया है आपके लिए। इसमें आप नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में बाकी डिटेल्स भी चेक कर लीजिए, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्या क्या इन्होंने अप्रोच फॉलो की है। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है सहकार प्रज्ञा स्कीम के बारे में, रिसेंटली लॉन्च की गई है। तो ये पूछ रहे हैं किसने उसे लॉन्च किया है। सबसे पहले ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, या फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि सहकार प्रज्ञा स्कीम क्या है। अगर आपको ये पता होगा तो काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है जी। तो एक इनिशिएटिव है जो कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर के अंडर ही आता है। ठीक है जी। तो इस इनिशिएटिव के चलते आपके 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स और 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लॉन्च किए गए हैं फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव्स।
सो एनसीडीसी बेसिकली इन ट्रेनिंग सेंटर्स को रन करेगा अक्रॉस द कंट्री अलॉन्ग विद द लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल अकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो आपकी ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, तो इसका बेसिक एम यही है, पहली बात तो जो नॉलेज है उसको इम्पार्ट किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बढ़ाई जा सके और अटेम्प्ट किया जा सके कि टू प्रिपेयर द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अक्रॉस द कंट्री, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं इन गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ठीक है जी। सो बेसिकली जो आपका सहकार प्रज्ञा है, ये स्कीम है, ये एक पार्ट है सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स का जो कि एनसीडीसी द्वारा लिए गए हैं टू स्ट्रेंथन इंडियाज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इससे पहले भी एक सहकार कूप ट्यूब एनसीडीसी चैनल लॉन्च किया गया था, जिसके चलते ये उम्मीद थी कि वो यंगस्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन कोऑपरेटिव मूवमेंट। बेसिकली जो आपका ये एनसीडीसी है, ये एक स्टैट्यूटोरी कोऑपरेशन है जो कि सेट की गई है अंडर द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1962। सो बेसिकली ये हम कह सकते हैं एक तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर कोऑपरेटिव्स, और ये काफी हेल्प करता है इन प्रमोटिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि आपके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, किस तरीके से स्टोरेज करनी है, किस तरीके से जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फार्मर्स की उसका एक्सपोर्ट करना है, तो इन सभी पैरामीटर्स पे ये काम करता है। ठीक है जी। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं स्पीकर की सैलरी के बारे में कि बेसिकली इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द सेम इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड में कह रहे हैं कि बेसिकली उन्हें इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स बाय स्पेशल मेजोरिटी। थर्ड में कहा जा रहा है कि स्पीकर डिसाइड करते हैं वेदर अ बिल ब्रॉट टू द हाउस कि वो मनी बिल है या नहीं। ठीक है जी। फोर्थ में कहा जा रहा है जो स्पीकर है लोकसभा के, वो ऑफिस नहीं छोड़ते जस्ट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। चार स्टेटमेंट्स हैं, चार आपके पास यहाँ कोर्स मेंशन है। बहुत सिंपल सा और बेसिक सा टॉपिक है स्पीकर ऑफ लोकसभा का। आई होप आपने अच्छे से कवर किया हो, तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ ही करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की जा रही है स्पीकर की सैलरी के बारे में, दैट इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो दिस इज ट्रू, बट द सेम इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, उस चीज पे वोट नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये तो सही है कि दैट इट इज इलेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स बट नॉट बाय स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पर आपकी सिंपल मेजोरिटी ही काम कर देती है। ये तो आपको पता ही है कि जो चेयरमैन होते हैं या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के, उन्हें स्पीकर कहा जाता है। सिंपल मेजोरिटी वाला क्लॉज हमने डिस्कस कर लिया है। So basically, he is the head of the house and presides over the sittings of the parliament and control its working. तो जब भी कोई डिबेट होती है या कोई जनरल डिस्कशन होता है किसी बिल पर, तो जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो स्पीकर को ही एड्रेस करते हैं। और जब भी आपकी ज्वाइंट सीटिंग होती है ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो जो हमारे स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वही उस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। भी काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि जो स्पीकर है लोकसभा के, दैट ही कम्स एट द 6th पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जनरली जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो स्पीकर उस दौरान अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं रिगार्डिंग किसी भी मैटर ऑफ द लोकसभा के। बट वेन एवर देर इज अ टाई, कि जब टाई हो जाता है बिटवीन द वोट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन, तो स्पीकर अपना उस टाइम वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं वहां पे। स्पीकर के पास पावर्स होती हैं कि वो एडजर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं हाउस की या मीटिंग्स को इफ द कोरम इज नॉट मेट। पूरा जो डिसिप्लिन और डेकोरम का दारोमदार है लोकसभा का, वो सारा स्पीकर के ऊपर ही होता है। अगर स्पीकर को लगता है किसी प्रकार का मिसबिहेवियर हो रहा है या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो उस दौरान वो उन्हें पनिश कर सकते हैं बाय सस्पेंडिंग ऑल्सो। और ये तो हमने स्टेटमेंट में डिस्कस कर लिया है कि अगर कोई बिल लाया जाता है तो वो ही डिसाइड करते हैं कि वो मनी बिल है या नहीं। ठीक है जी। और अगर ये स्पीकर डिसाइड कर लेते हैं कि वो मनी बिल है, तो ये जो डिसीजन है ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। सबसे खास बात कि स्पीकर इज द फाइनल एंड सोल अथॉरिटी जो अलाउ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस एंड रेजोल्यूशंस, जैसे कि आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, मोशन ऑफ एडजर्नमेंट हो गया, सेंशर मोशन हो गया। ठीक है जी। तो ये बेसिक से फैक्ट्स थे रिलेटेड टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस तरीके से भी आपको स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लक्ष्मीकांत काफी अच्छा सोर्स है पॉलिटी कवर करने के लिए, वहां पे डिटेल्ड में सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितने भी फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों के बारे में ही मेंशन्ड है। अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं कवर किया है तो आप इसको थॉरली अच्छे से कवर कर लीजिए और अपने नोट्स में पेन डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, जिसे हम MP लैड्स भी कहते हैं। ठीक है जी। और पूछ रहे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट बात करें कि जो आपकी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। सेकंड में कह रहे हैं कि बेसिकली ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कि वो कुछ डेवलपमेंटल नेचर के
काम रेकमेंड कर सकते हैं ताकि ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स क्रिएट किए जा सकें फॉर द प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, जिसमें आपकी कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगी। और ये जो रिकमेंडेशंस होंगी ये बेसिकली जो वो लोकेलिटी है जहां पर ये काम होना है उनकी डिमांड्स के हिसाब से ही रखी जाएंगी। ठीक है जी। थर्ड में कहा जा रहा है कि जो एनुअल एमपीलैट्स फंड एंटाइटलमेंट है पर एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी वो है ₹5 करोड़। 3 स्टेटमेंट्स हैं, काफी बार ये टॉपिक कवर भी हो चुका है प्री के और प्रीमिक्स में। आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली ये आपकी पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती थी, बट ये आपकी अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है। ठीक है जी। तो रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट अपनी पावर्स में है अगर वो एमपीलैट स्कीम को सस्पेंड करना चाहते हैं और जो फंड्स हैं उन्हें डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि वो कोविड-19 से लड़ सकें। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो अभी कोविड-19 का डिजास्टर है, तो अभी सरकार को भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के आधार पर ही काम करना पड़ेगा। तो उसके आधार पर उनके पास ये पावर्स अवेलेबल हैं कि वो इस स्कीम को सस्पेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो स्कीम है आपकी फॉर्मुलेट की गई थी 1993 में, ताकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स रिकमेंड कर सकें कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ताकि ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स की क्रिएशन की जा सके। ठीक है जी। तो इसमें जो आपके कुछ कम्युनिटी नीड्स होती हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन एंड रोड्स हो गया, तो इन्हीं सब प्रोजेक्ट्स पर वो काम करते हैं। सो बेसिकली ये जो आपकी स्कीम थी पहले तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंडर थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अक्टूबर 1994 में ये स्कीम ट्रांसफर कर दी गई थी टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि दैट एवरी एमपी इज एंटाइटल्ड टू स्पेंड ₹5 करोड़ एनुअली। ठीक है जी। तो सिमिलरली जैसे आपकी एमपीलैट्स है तो काफी स्टेट्स ने अपनी ही स्कीम्स निकाली हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स, जहां पर फंड्स एमएलएस को दिए जाते हैं। जो गाइडलाइंस हैं ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो कि पब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जून 2016 में, तो उसके आधार पर जो एमपी फंड्स हैं वो आपके कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हो गया, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हो गया, या कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर संसद आदर्शन ग्राम योजना हो गया। तो इन सभी स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में भी वो फंड्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है जी। सो ये बेसिक्स आइडिया था आपका रिलेटेड टू एमपीलैट स्कीम। तो आज के 5 क्वेश्चंस हमारे यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। इसी तरीके से रेगुलरली प्री बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज फॉलो करने में, तो हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 2021 के लिए, जिसमें आपके अभी 5 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, बट आप स्टिल अटेम्प्ट कर सकते हैं उनको। और इसमें आपके टोटल 25 नंबर ऑफ टेस्ट हैं, जिसमें आपके कुछ HLTs भी हैं, हाफ लेंथ टेस्ट भी हैं, कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। ठीक है जी। तो आपकी होलिस्टिकली तैयारी हो जाएगी अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं। साथ के साथ इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।